नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने 2302 शिफ्ट को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आज हम लोग 2303 को कंप्लीट करेंगे, ठीक, यानी कि 23 तारीख की थर्ड शिफ्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहला, खाद्य पदार्थों का पाचन जंतु शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। शेर, गाय, मनुष्य आदि जंतुओं में मुख से शुरू होकर गुदा तक विभिन्न अंगों का उपयोग इस प्रक्रिया में शामिल है। इस मार्ग के दीर्घतम भाग को क्या कहा जाता है? दीर्घतम भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे, क्या कहा जाता है दीर्घतम भाग को? छोटी आंत। क्या बोला जाता है? छोटी आंत, ठीक है ना। कितनी लंबाई होती है? इसको दीर्घतम क्यों बोला गया है? छोटी आंत की कितनी लंबाई होती है? मैक्सिमम 7.5 मीटर, ठीक है, सबसे लंबा। ठीक, बड़ी आंत की कितनी होती है? 1.5 मीटर। अगर दोनों के अनुपात की बात करें, जो कि पूछा जाता है, दोनों के अनुपात की बात करें हम लोग, तो क्या आएगा? 7.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 5.1, ठीक है, ये रेशियो मिलता है। अब देखिए, छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, ठीक है। बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ तो का निष्कासन होता है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। सारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक। संपूर्ण पाचन से यहां क्या मतलब है? संपूर्ण पाचन से यानी कि भोजन से विटामिन, प्रोटीन, वसा आदि खनिजों का अवशोषण होता है, जिससे शरीर की ग्रोथ हो सके, ठीक है। अवशोषण होता है भोजन से, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? छोटी आंत। यहां पर केवल इतना पूछा था दीर्घतम भाग को, तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? मैक्सिमम 7.5 मीटर तक, ठीक है, यानी कि 20 फुट से ज्यादा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? तो भाई, किसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 2011 में भारत को दूसरा वर्ल्ड कप दिलवाया। क्या किया? दूसरा वर्ल्ड कप जितवाया, ठीक है। किस किस में था? इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ठीक है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच था, जिसमें भारत जीता था, ठीक है। 2011 का आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप इनकी कप्तानी में ही जीता गया था। इनको भारत सरकार द्वारा सन 2008 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया एवं 2018 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो ये भारत सरकार द्वारा भी पुरस्कार के हकदार है, क्योंकि इन्होंने काम ही बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो किसका नाम है भाई? कैप्टन कूल, जिसके नाम से फेमस है महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। 2011 में इनकी कैप्टनसी के अंदर हम लोगों ने वर्ल्ड कप को भी जीता था श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है। भारत सरकार ने इनके काम को देखते हुए इनकी उपलब्धियों के बारे में 3 चीज के वर्णन हम लोग को मिलते हैं। 2008 में इनको भारत सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, 2009 में पद्मश्री दिया गया एवं 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया, ठीक। नेक्स्ट देखो, पापना शम रामैया शिवन
इस संगीत शैली के भारतीय संगीतकार थे? पापनारामैया शिवन, जिनका जन्म 1890 में तंजौर में यानी कि तमिलनाडु में हुआ था, में हुआ जन्म, ठीक है। तमिल एवं कर्नाटक शैली के संगीतकार थे। ये कर्नाटक कर्नाटकी शैली के संगीतकार थे, ठीक है। इन्होंने कई मूवीज में जो तमिल कर्नाटक मूवीज में म्यूजिक दिया है, संगीत दिया है, ठीक है। तो कौन थे भाई? कर्नाटक संगीतकार, कर्नाटक शैली के संगीतकार थे, ठीक है ना। कब निधन हुआ इनका? 1773 में, 84 साल की उम्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स और सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के बीच अंतर क्या है? तो क्या अंतर है भाई? देखते हैं पहले ऑप्शन में, एसएसजी केवल क्रेडिट प्रदान करते हैं जबकि एमएफआई वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। गलत। एसएसजी वित्त पोषण के लिए सरकारी सब्सिडी पर निर्भर करते हैं जबकि एमएफआई वित्त पोषण के वाणिज्यिक स्रोतों पर भरोसा करते हैं। गलत। एसएसजी आमतौर पर छोटे समुदाय आधारित संगठन होते हैं जबकि एमएफआई यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट बड़े और अधिक औपचारिक संस्थान होते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्या होगा भाई? ऑप्शन थर्ड सही होगा। जो एसएसजी है, जिसको गुजरात में सबसे पहले बनाया गया था महिलाओं के लिए, इसमें स्त्री क्या हुआ था एसएसजी के कारण? नारी सशक्तिकरण में, क्योंकि इसमें जो महिला व्यापारी है उनको फंड प्रोवाइड कराया जाता था, लोन प्रोवाइड कराया जाता था, इसलिए इनको नारी सशक्तिकरण के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल मानते। एवं सूक्ष्म वित्त संस्थाएं घर है, वाहन है, इन सबको लोन देने के लिए बनी है, ठीक है ना। जो ये व्यवस्था है ये क्या है? प्राइवेट बैंक के रूप में काम करती हैं, जो कि घर, वाहन, जमीन आदि के लिए पैसे प्रोवाइड करती है, आदि के लिए विशेष दर पर पैसे देती हैं, ठीक है। विशेष दर यानी कि रेट पर लोन प्रोवाइड करती हैं छोटे जो उद्योगपति हैं उनको, और इसमें जो छोटे छोटे जैसे महिला है वो उद्योगपति है तो उनको पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, पैसे यानी कि लोन, जिससे कि वो अपने उद्योग को बढ़ा सके। तो नारी सशक्तिकरण के लिए एसएसजी बहुत हेल्पफुल है। और एमएफआई यानी कि सूक्ष्म वित्त संस्थाएं क्या है? प्राइवेट बैंक की तरह काम करती है, जैसे कि घर, वाहन, जमीन आदि के लिए आपको विशेष रेट पर यानी कि सस्ती दरों पर आपको लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो ये अंतर है इनमें। नेक्स्ट देखो, माइकल फैराडे ने 1831 में कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया था? माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। भाई ईएमआई के कारण आपको जनरेटर मिला, ठीक है, मोटर मिली, ट्रांसफॉर्मर बना। तो सारी चीज की जो बेस है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो 1831 में इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से ईएमएफ बनाया जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। भाई सारी चीजें किससे रन करती है? वोल्टेज से, ठीक है, वोल्टेज से एवं करंट से। इसी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? पावर। वोल्टेज एवं धारा से चलती है, और दोनों को कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? V = I।
यानी कि पावर। और ये सारे जो इक्विपमेंट चलते हैं आपके, पंखा, लाइट, जनरेटर, पंखा, लाइट, ठीक है ना, ये सारे चीज किससे चलते हैं? पावर से चलते हैं। और पावर यानी कि वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। और ये किससे मिलता है? ईएमएफ से, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस होगा तभी तो वोल्टेज आएगा। और यही क्या होता है? करंट के फॉर्म में चेंज। तो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इन्होंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी द्वारा। इनको क्या बोला जाता है भारत में? ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन, ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन, यानी कि वयोवृद्ध बुजुर्ग, वयोवृद्ध बुजुर्ग, ठीक। एक कौन थे? एक महान स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी, सेनानी, अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं समाज सेवक थे, ठीक है, समाज सेवक थे। 1901 में इन्होंने किताब लिखी, क्या नाम था? कब पब्लिश की थी? 1901 में प्रकाशित थी इनकी एक किताब, प्रकाशित थी। क्या था इस किताब के अंदर? क्या लिखा गया था किताब में? किताब में किताब में ब्रिटिशों द्वारा, ब्रिटिशों द्वारा द्वारा भारत से धन निकासी, धन निकासी एवं निकासी के बाद, निकासी के कारण भारत में बढ़ती गरीबी को बताया गया था, बढ़ती गरीबी का वर्णन मिलता है, ठीक है, वर्णन मिलता है। तो एक किताब उन्होंने 1901 में प्रकाशित की थी, ठीक है। क्या नाम था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। तो इस किताब में क्या लिखा हुआ था? ब्रिटिशों द्वारा भारत से किस तरीके से धन निकासी की एवं धन निकासी के कारण जो गरीबी भारत में बढ़ती जा रही थी उसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। किन्होंने लिखी है बुक? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखिए, जी20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो कहां आयोजित की गई थी भाई? जोधपुर में की गई थी। कब? 2 से 5 फरवरी 2023 में, 2023 में जोधपुर में आयोजित की गई थी, ठीक है, जोधपुर में आयोजित की गई थी। जोधपुर, ठीक है। किस चीज में रखा था भाई? इसमें श्रम, रोजगार एवं कौशल, कौशल विकास के लिए ये बैठक की गई थी, ठीक है। उद्देश्य क्या था? श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास के लिए ये बैठक जोधपुर में 2 से 5 फरवरी 2023 को की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में चूफाट नृत्य किया जाता है? ठीक है, कौन सा चूफाट नृत्य किया जाता है? तो किसमें किया जाता है भाई? सिक्किम में किया जाता है, ठीक है, सिक्किम में। कब किया जाता है? बौद्ध कैलेंडर, बौद्ध कैलेंडर के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 15वें दिन में, 7वें महीने के 15वें दिन ये उत्सव मनाया जाता है। किस कारण मनाया जाता है?
किस कारण मनाया जाता है? तो देखिए कारण क्या है इसके पीछे। सिक्किम के 5 पहाड़ों को, सिक्किम के प्रमुख 5 पहाड़ों को आभार एवं सम्मान व्यक्त करने के लिए, आभार एवं सम्मान व्यक्त करने के लिए किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लेप्चा जनजाति द्वारा। किसके द्वारा? लेप्चा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। ध्यान रखना, लेप्चा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? जो सिक्किम के 5 प्रमुख पहाड़ है, बर्फ से ढके हुए पहाड़, उन सबको आभार एवं सम्मान व्यक्त करने के लिए, क्योंकि उनसे उनको प्राकृतिक संसाधन एवं भोजन की प्राप्ति होती है। किन लोगों को? सिक्किम के लेप्चा जनजाति के को। ठीक है, तो ये क्या है? समूह नृत्य है। क्या है भैया? समूह नृत्य। क्या बोलते हैं इसको? समूह में किया जाता है। और किस लिए? पहाड़ों के लिए। चू का मतलब क्या होता है? बर्फ से ढके पहाड़, बर्फ से ढके पहाड़। ठीक है, पाट यानी कि देवता। ठीक है, पाट यानी कि देवताओं की पूजा, यानी कि पहाड़ों की पूजा की जाती है। बर्फ से ढके पहाड़ और फाट यानी कि देवता की पूजा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? सिक्किम। नेक्स्ट देखो, मृत सागर की लवणता प्रति लीटर जल की कितनी है? मृत सागर पाया जाता है, मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर। ठीक है, जॉर्डन की सीमा पर लवणता का घनत्व अधिक होने के कारण कितना होता है भाई? 340 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अधिक होने के कारण कोई भी इसमें डूबता नहीं है, कोई भी इसमें डूबता नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका घनत्व इतना ज्यादा है, लवणता के कारण घनत्व इतना बढ़ जाता है कि कोई भी व्यक्ति इसमें डूबता नहीं है, सब सतह पर आ जाते हैं, सब सरफेस ऑफ वाटर पर आ जाते हैं। तो कितना भाई, कितना लवणता होती है प्रति लीटर? 340 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर है? ठीक है, शतरंज में पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजय लक्ष्मी। कौन है भाई? एस विजय लक्ष्मी आपकी पहली महिला ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने फाइड के अंतर्गत सभी किसके? शतरंज के खिताब। ध्यान रखना, शतरंज के सभी खिताब जीते हैं। ठीक है, इन्होंने ग्रैंड मास्टर, ठीक है, ग्रैंड मास्टर भी रह चुकी है। भारत सरकार ने इनके काम को देखते हुए 2001 में अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, इस टाइम पर 46 वर्षीय है। ठीक है, भी पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट देखो, (1811) में आयतनों के संयोजन पर गैलुसाक के परिणामों के साथ डाल्टन की परमाणुीय परिकल्पना का मिलान किसने किया था? एवोगाद्रो ने। किसने किया था भाई? एवोगाद्रो ने गैलुसाक एवं डाल्टन के जो परिणाम थे उनको मिलाकर इन्होंने, उन दोनों कल्पनाओं को इन्होंने मिलाया था। इन्होंने क्या दिया था भाई? मोल की परिभाषा। मोल की परिभाषा। मोल किस लिए यूज होता है? पदार्थ की मात्रा बताने के लिए। पदार्थ की अगर मात्रा बतानी है तो मोल का इन्होंने यूज किया। ठीक है, और इन्होंने एवोगाद्रो संख्या भी दी। एवोगाद्रो संख्या दी। कितना होता है? 6.023 × 10⁻⁴
23, ठीक है। ये नंबर दिया जिसमें एक मोल में इतने अणु होते हैं, ठीक है, इतने अणु पाए जाते हैं, तो कौन था वो? अवोगाद्रो, ठीक। नेक्स्ट देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? ठीक है, 2001 के अनुसार, सॉरी 2000 जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता बतानी है। जनगणना के अनुसार साक्षरता क्या बतानी है भाई? साक्षरता, ठीक है, साक्षरता बतानी है। तो 2001 में कितना था? साक्षरता की बात करें तो कितना था? 64, ठीक है, 64% था। 2011 के अनुसार 64.27 समथिंग, 64.27 समथिंग था, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना साक्षरता कितनी थी? भारत की लिटरेसी यानी कि साक्षरता, और इधर कितनी आई थी भारत की साक्षरता 2011 में? 74.04%, ठीक है, इतने परसेंट लोग शिक्षित हो चुके हैं। अब 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता कितनी थी? पुरुष साक्षरता कितनी थी? 82.14%, ठीक है। महिला साक्षरता कितनी थी? 65.46%, ठीक है। अब 2011 में देखते हैं पुरुष साक्षरता 75.12% एवं महिला साक्षरता 53.67% थी, ठीक है। तो इनका अंतर पूछा गया है इन दोनों का, तो भाई देखिए कितना होगा। पुरुष साक्षरता की बात करें दोनों की, तो कितना आएगा? 82.14 माइनस 75.12, तो कितना आएगा इसमें से? 6.8%। एंड महिला की बात करें, महिला साक्षरता डिफरेंस देके दोनों का, तो कितना आएगा? 65.46 माइनस 53.67, तो कितना आएगा? 11.79। तो किसमें आ रहा है? 6.8 एंड 11.79 तीसरे ऑप्शन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आंसर, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से ओडिशा राज्य में मनाया जाता है? तो भाई छठ कहां मनाया जाता है? बिहार में। राजा पर्व आपका ओडिशा में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? ओडिशा में। तो राजा पर्व देखिए, राजा पर्व या रज पर्व, ठीक है, दोनों ही कहां के? ओडिशा के, ठीक है, ओडिशा में मनाए जाते हैं। कितने दिनों तक मनाए जाते हैं? 3 दिनों का उत्सव, 3 दिनों का उत्सव। आशय क्या है, किस लिए मनाया जाता है? नारी सम्मान, नारी सम्मान, नारी सम्मान, प्रकृति प्रेम एवं कृषि उन्नति के लिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। ओडिशा के अनुसार धरती अपनी मां है जो रजो धर्म से गुजरती है, ठीक है।
इसलिए मनाया जाता है कारण, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रज पर्व। ठीक है, रजो धर्म से गुजरती है तो 3 दिनों तक इसमें कोई भी औरत काम नहीं करती। ठीक है, यानी कि उसके आराम का दिन होता है, ना ही खेती किया जाता है। ठीक है, 3 दिनों तक कृषि नहीं की जाती, कृषि नहीं की जाती। यानी धरती को आराम देते हैं, धरती को आराम करने देते हैं। ठीक है, तो 3 दिनों का एक पर्व है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। नारी सम्मान, प्रकृति प्रेम एवं कृषि उन्नति के लिए किया जाता है। कारण क्या है, ओडिशा के लोगों के अनुसार धरती माँ, धरती क्या है, माँ है जो कि रजो धर्म से गुजरती है। इसके कारण 3 दिनों तक ना तो कृषि की जाती है और ना ही कोई औरत ज्यादा काम करती है, क्योंकि उनके अनुसार आराम करना चाहिए उन 3 दिनों में। ठीक है, तो कौन सा पर्व है भाई, राजा पर्व। ठीक, नेक्स्ट देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1773 ईस्वी में कौन सा अधिनियम पारित किया था, तो 1733 में कौन सा किया था भाई, रेगुलेटिंग एक्ट। किसको पास किया था, रेगुलेटिंग एक्ट को। ठीक है, और पिट्स इंडिया कब आया था, पिट्स इंडिया कब आया था भाई, 1784 में। ठीक है, वहां के जो पीएम थे विलियम पिट, उनके नाम पर आया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश कंपनी ने, सॉरी ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा यह अधिनियम पास किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, तो यहां पर कुछ दिए गए हैं तो उनको आपको मैच करना है, सामने ईयर्स दी गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ठीक है, कब आई थी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में आई थी। ठीक है, किसमें आई थी, 2004 में। मध्याह्न भोजन योजना 1995 में भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी, चालू की गई थी सभी राज्यों में, जिसमें बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाना है। ठीक है, वैसे ये तमिलनाडु में शुरू हुई थी 54 के टाइम पर, 1956-57 के टाइम पर, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके बाद है आपका राष्ट्रीय प्रत्यायन मूल्यांकन परिषद 1994 में स्टार्ट की गई थी। ठीक, एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1945 में शुरू की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहले का बी, पहले का बी। ठीक, दूसरे का डी, तीसरे का ए एवं चौथे का सी। तो देखिए कौन से में, बी डी ए सी, बी डी ए सी, तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इन ईयरमैन को एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट देखो, वर्ष 1986 में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को क्या दिया गया था, तो देखिए भाई पंडित शिव कुमार शर्मा क्या थे, प्रसिद्ध संतूर वादक थे। ठीक है, 84 वर्ष की उम्र में 84 में मई 2022 को इनका निधन हो गया, को इनका निधन हो चुका है। ठीक है, 2022 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया 84 साल की उम्र में। ठीक, तो संतूर वादक थे 1918। अगर 1986 की बात की जाए तो उनको क्या दिया गया था 1986 में, कालिदास, सॉरी क्या दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। 1991 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सन 2001 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन्होंने हरिप्रसाद चौरसिया के साथ
हरिप्रसाद चौरसिया के साथ कई भारतीय फिल्मों में काम किया, कई भारतीय फिल्मों में संगीत दिया। बात करें जैसे लम्हे मूवी, लम्हे, चांदनी आदि मूवियों में, ठीक है, संगीत भी दिया हुआ है। एवं इनको प्लेटिनम डिस्क से भी नवाजा गया, ठीक है। तो कौन सा अवार्ड मिला था 1986 में? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन इसका भाग नहीं था? तो भाई सप्त सिंधु कौन थे? सिंधु की 7 सहायक नदियां, सिंधु की 7 सहायक नदियां, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में आर्य ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी के किनारे बसे थे, ठीक है। तो कौन कौन से थे भाई? पहले कौन सी नदी थी? सिंधु। दूसरी नदी कौन सी थी? सतलज। तीसरी नदी कौन सी थी सतलज के बाद? झेलम। चौथी चिनाब, पांचवी रावी, छठवीं ब्यास और सातवीं सरस्वती, ठीक है। सबसे अंतिम कौन सी थी? सरस्वती, ठीक। तो ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जानी जाती थी ये नदियां? तो उनको भी देख लो, जब क्योंकि आर्य किस टाइम पर बसते थे? ऋग्वैदिक काल में। तो उस टाइम पर इन नदियों को जो अब हम बता रहे हैं सिंधु सतलज झेलम, ये नहीं बुलाते थे, क्या बुलाते थे? संस्कृत नाम थे। तो सिंधु को सिंधु बोलते थे, सतलज को शतुद्री बोलते थे, झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी को पोषड़ी, व्यास को विपाशा एवं सरस्वती को गग्गर नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, या शुक्तिमती नाम से जाना जाता था। तो सप्त संदर्भ, अब आप इसमें देख लो कौन सी नदी नहीं है, तो वही क्या हो जाएगा आपको पता लग जाएगा। तो रावी थी, झेलम थी, इंडस यानी कि सिंधु भी थी, ठीक है। तो कौन सी नदी नहीं थी भाई? शिप्रा नदी नहीं थी। शिप्रा नदी कहां है? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक यानी कि कोऑर्डिनेटर किसको बनाया गया था? किसको बनाया गया था? हर्षवर्धन श्रृंगला को, ठीक है। जो G20 की शिखर बैठक हुई थी 2023 में, ठीक है, जिसमें कई सारी मीटिंग्स होती है, तब G20 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। G20 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो उसकी अगुवाई किसने की थी, यानी कि कोऑर्डिनेटर कौन था? हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी? तो किसने की थी? 725 एडी में पाल राजा गोपाल द्वारा की गई थी, ठीक है, गोपाल द्वारा की गई थी। ये शुरुआत से राजा नहीं थे, ये शुरुआत से राजा यानी कि क्षत्रिय नहीं थे। बाद में इन्होंने 725 ईस्वी में गोपाल द्वारा
पाल वंश की स्थापना की गई, ठीक है। इन्होंने किस पर किया था शासन? बंगाल एवं बिहार पर, बंगाल एवं बिहार पर। इन्होंने बिहार में मठ का निर्माण भी करवाया था। बिहार में मठ का निर्माण भी कराया था। बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, बौद्ध धर्म को। नालंदा एवं विक्रमशिला विद्यालय को संरक्षण दिया था। विक्रमशिला विद्यालय को संरक्षण दिया था। तो भाई यहां पर कौन पूछा था? स्थापना यानी कि संस्थापक पूछा था, तो क्या हुआ? गोपाल, ठीक है। धर्मपाल ने क्या कराया था? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो क्या आंसर हो जाएगा? गोपाल। नेक्स्ट देखिए, आईसीएआर गन्ना प्रजनन संस्थान कहां स्थित है? तो कहां स्थित है आईसीएआर, जिसकी स्थापना 1912 में ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। स्थापना की कहां पर की? कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो क्या आंसर हो जाएगा? कोयम्बटूर तमिलनाडु। क्या करता है ये प्रजनन संस्थान? है देश की गन्ना किस्मों की पूर्ति, देश की कृषि के लिए जो किस्म चाहिए, गन्ना किस्मों की पूर्ति। तो ये क्या अनुसंधान केंद्र उन गन्ना किस्मों को बनाता है, ठीक है ना। तो उनकी पूर्ति करता है देश के अंदर, ठीक। कौन कौन सी, अगर इसकी किस्म की बात की जाए, कौन कौन सी फेमस किस्म है? 17018 एवं 16030 गन्ना किस्म, ठीक है। वैरायटीज जो है काफी फेमस है, गन्ना उत्पादन अच्छा होता है इन किस्मों को यूज करने से। तो देश में जो किस्म की गन्ना किस्मों की जो पूर्ति होती है मैक्सिमम इसी से होती है। किसने स्थापना की थी इनकी? ब्रिटिश शासन में 1912 में की गई थी। कहां पर? कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इकतीस जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ठीक है, किसने पदभार संभाला था? 2021 में एसएन घोरपड़े, एसएन घोरपड़े साहब ने भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो भाई कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 12 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुख्यमंत्री समेत जो उनकी मंत्री परिषद की संख्या है वो कितना होना चाहिए? टोटल 12, ठीक। अनुच्छेद 164 के ए के अनुसार मंत्री परिषद का आकार विधानसभा के 15% के बराबर होना चाहिए। विधानसभा के 15% के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और जो न्यूनतम संख्या है वो कितना होना चाहिए? 12, ठीक है।
तो अनुच्छेद 164 के ए में बताया गया है कि भाई जो मंत्रिपरिषद है, अगर आप उसका कितने मतलब मंत्रिपरिषद का आकार डिसाइड करना चाहते हो, यानी कि नंबर ऑफ जो मिनिस्टर्स है उन्हें बताना चाहते हो, तो आपको जो विधानसभा है उस राज्य की, उसके 15% को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो भाई 1976 के जो 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है, उसके थ्रू काफी काम हुए थे। तो कितने जोड़े गए थे? 4 डीपीएसपी को संविधान में जोड़ा गया था। कितने थे? 4। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 4। अब कौन कौन से थे और उनके द्वारा क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 39A, 39A, अनुच्छेद 43 एवं अनुच्छेद 48A, ठीक है, इसको दिया गया था। अनुच्छेद 39 में क्या बताया गया है? बच्चों एवं नौजवानों के स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, नौजवानों के यानी कि जो नवयुवक है, नवयुवकों के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल। 39A में क्या बताया गया है? 39A में समान भागीदारी, सॉरी 39A में क्या बताया गया है? सभी को निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधि सहायता एवं समान न्याय की बात की गई है सभी के लिए। 43 में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में, राज्य में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये बताया गया है, भागीदारी सुनिश्चित करना बताया गया है। 48A में प्रकृति एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं रक्षा को जरूरी बताया गया है, जरूरी बताया गया है। ठीक है, तो कितने डीपीएसपी जोड़े गए? डीपीएसपी कितने होते हैं? कहां से? अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी आते हैं। तो भाई इसमें से 4 जोड़े थे। तो देखिए डीपीएसपी में कौन कौन सा? अनुच्छेद 39 बच्चों नवयुवकों के स्वास्थ्य संबंधी, 39A में निशुल्क विधि सहायता एवं से जस्टिस, ठीक है ना, इक्वल जस्टिस के बारे में बात की गई थी। 43 में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना एंड 48A में प्रकृति एवं वन्य जीवों की सुरक्षा तथा सुरक्षा को जरूरी बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1838 में किसने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को प्रकाशित किया था? तो भाई किसने किया था? पियरे फ्रांसवा, ठीक है, पियरे फ्रांसवा वेराल्स। ठीक है, इन्होंने लॉजिस्टिक समीकरण दिया था जो कि जनसंख्या वृद्धि को मापता था, जनसंख्या वृद्धि को मापता था। दूसरा, कृषि एवं उपज के बढ़ने एवं घटने का अध्ययन भी कर सकते हैं। बढ़ने के बारे में बताया, बढ़ने के बारे में या घटने के बारे में लॉजिस्टिक ग्रोथ को किस तरीके से यूज करें, इसके बारे में भी इन्होंने बताया था। तो कौन थे? पियरे फ्रांसवा वेराल्स। ठीक, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्थान का प्रमुख जलवायु नियंत्रक नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ प्लेस।
तो कौन सा नहीं है भाई, पृथ्वी का आंतरिक भाग, ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक भाग जलवायु नियंत्रक नहीं है, ठीक है। तो आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में और आपको जानना हो कि दोबारा इसके बारे में बताइए, तो प्लीज मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।